नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आप यह सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए परीक्षा के अंतिम दौर में, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हिंदी साहित्य में आपको बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य का अध्ययन करना होता है। हिंदी काव्य कहने का मतलब होता है हिंदी जो पद्य साहित्य है उसको आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको कविताएं दी होती हैं, उनकी व्याख्या भी पूछी जाती है और साथ ही साथ में क्वेश्चंस और आंसर पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ना केवल इसमें क्वेश्चंस होंगे बल्कि मैं पूरा क्वेश्चंस पेपर पहले आपको दिखाऊंगा जो 2026 का ही होगा, यानी अभी 2-3 दिन पहले का पेपर है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि ये आपके विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास बोलो चाहे हिंदी काव्य बोलो, चूंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी काव्य से ही शुरू होता है। हिंदी गद्य का विकास आकर के आपका 1850 के बाद से शुरू होता है। तो बेसिकली आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुरुआती दौर है, आप देखते हैं हिंदी काव्य का ही इतिहास होता है। तो बात एक ही है। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ, उसका मैंने दे ही दिया था। इसके साथ ही साथ एमजेपीआरयू बरेली, रोहिलखंड, मां शाकुंभरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी या ऐसे मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर का भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप देख लीजिएगा। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए बताया है वही उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए मैं और आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक विश्वविद्यालय है मां पाटेश्वरी, अभी नया नया खुला है, उसका भी पेपर आपका हिंदी काव्य का होगा और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैं चर्चा करूंगा चीजों को, क्वेश्चंस पेपर दिखाऊंगा और क्वेश्चंस पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ में मैंने और भी क्वेश्चंस इसमें रखे जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने हमारा दूसरा चैनल जो शुक्ला स्टडी पॉइंट है उस पर भी आप तमाम सारे लेक्चर्स देख पाएंगे। हिंदी साहित्य के कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट मैंने वहां पर सॉल्व करी है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। यह आपका नया यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट को काफी प्यार दुलार दिए हैं। आपका नया चैनल है को करिकुलर मास्टर, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि विकल्प आज के जीवन में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल को आप भी जल्दी से जल्दी फॉलो बढ़ाते रहें। ठीक है, चलें अब चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। ये पेपर आपका अभी जस्ट हुआ है, पेपर कोड आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बैक पेपर हो, मेन पेपर हो या फिर आपका कोई भी पेपर हो, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बीए प्रथम सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है, हिंदी काव्य का पेपर है ये। ठीक है, समय आपके पास यहाँ पर 3 घंटे लिखा हुआ है पेपर में, लेकिन 2 घंटे का समय सभी विश्वविद्यालय में दिया जाता है। ये यूनिवर्सिटी ठीक है 3 घंटे का समय दी थी, तो यूनिवर्सिटी का भला हो, चूंकि बच्चों के पास समय बहुत कम बचता है और बच्चे कॉपी लिख नहीं पाते हैं सही से। कभी कभी बच्चों की कॉपी लेखन में भी लेकर के बड़ी सारी समस्या उत्पन्न होती है। उसको लेकर काफी बच्चों ने मेरे पास जो है कमेंट किया कि गुरुजी कॉपी पूरी नहीं होती लिखावट मेरी, और मुझे पता है ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, लेकिन हम लिख नहीं पाते और कॉपी छीन ली जाती है। बहरहाल छोड़ें इसको और फोकस करें आपकी पहले प्रश्नों को समझें। सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। खंड आ, खंड बा और खंड सा, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक भी क्वेश्चंस आपका परीक्षा में ऐसा नहीं होगा कि जो छोड़ करके जाए, अगर आपने हमारे कई मॉडल पेपर को देख लिया। ठीक है, हिंदी में क्या होता है कि सिलेबस काफी लंबा चौड़ा होता है, उसी में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे मॉडल पेपर को देख लेंगे तो आपका कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। सभी 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपेक्षित है। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग होगा। वैसे राम मनोहर लोहिया, पाटेश्वरी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी में आप देखते हैं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे करने के लिए बोलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, एमजेपीआरयू बरेली, तो इन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। आप देखिए प्रश्नों को, आप देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पर फोकस आपको करना किन पर, प्रश्नों पर फोकस करना, क्योंकि प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास किया। रासो काव्य परंपरा से क्या अभिप्राय है, पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन से रासो काव्य परंपरा क्या है, आप सभी को पता होगा। हिंदी साहित्य का जो आदि काल है, जिसको वीर गाथा काल कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा। तो वीर गाथा काल की अगर बात की जाए महोदय, तो वीर गाथा काल में जो रासो रचनाएं लिखी गई हैं वो एक प्रकार से वीरता पूर्वक रचनाएं ही हैं। मैंने पूरा लिख करके रखा है, पूरा सॉल्व किया पेपर,
तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। रासों में जैसे कि परमाल रासो को लिखा है जगनिक ने, जैसे पृथ्वीराज रासो, रासो का प्रधान ग्रंथ जिसको लिखा है चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज चौहान के बारे में है वो रचना। ऐसे ही आप देखते हैं खुमान रासो दलपत विजय की रचना, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के रासो ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। इन रासो ग्रंथों में बाकायदा जैसे पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, चाहमान वंश के शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय उनका नाम है पूरा, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं कि परमर्दी देव बर्मन के बारे में कुछ है, ऐसे अलग अलग राजाओं के बारे में उनकी प्रशस्तियां जो है इन जो है चारण कवि, भाट कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, तो इनकी प्रशंसा करते थे राजा महाराजाओं की। कुछ ऐतिहासिक पुट भी आपको मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख रखा, तो मैं विस्तार से वहीं पर समझाऊंगा, ठीक है। प्रश्न आप देखेंगे, सगुण भक्त कवियों का नाम बताते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सगुण भक्त कवियों का जो है नाम बताते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम। आप सगुण भक्ति परंपरा में आप देखते हैं दो धाराएं चली हैं, एक है कृष्ण भक्त शाखा और एक है राम भक्त शाखा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक आपका मीराबाई वाला शाखा, तो वो भी सगुण भक्ति को मानती थी, कृष्ण भगवान को मानती थी वैसे। तो कृष्ण भक्त शाखा और राम भक्त शाखा दो ही शाखा आप मान सकते हैं। इसके प्रवर्तक है गोस्वामी बाबा तुलसीदास, उनकी रचना है रामचरितमानस, हनुमान बाहु, कवितावली, दोहावली, ठीक है, और ऐसे विनय पत्रिका वगैरह सब कुछ रचना, 12 रचनाएं इनकी प्रमाणिक हैं तुलसीदास जी महाराज की। कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास जी, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था, अष्टछाप के प्रधान कवि थे। पुष्टिमार का जहाज भी सूरदास को कहा जाता। तो तमाम सारी चीजें मैं चर्चा करता रहूंगा, बहरहाल पेपर को आप समझने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताएं। छायावाद 1900 ईस्वी से लेकर 1918 से लेकर के 1936 तक का समयकाल छायावाद के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। सभी कालों के नाम बताइए, जैसे वीर गाथा काल, ठीक है, रीति काल, भक्ति काल, ठीक है, आधुनिक काल, आधुनिक काल में भी कई काल हैं, तो सबको बारे में आपको बताना, मैं चर्चा करूंगा। अगला क्वेश्चन से, नागार्जुन की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। बढ़िया प्रश्न है, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। अब खंडबा के प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते, 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। ये आपका इस विश्वविद्यालय का पैटर्न था, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको लघु उत्तरीय में तैयार करने होते हैं, उनका पेपर आपको देना होता है, उसमें प्रश्न आते हैं। अच्छा, लघु उत्तरीय में भी आपका व्याख्या वाला प्रश्न आ जाता है, लेकिन व्याख्या इस पेपर में दीर्घ उत्तरीय में दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए पेपर का, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, इन पर फोकस मेरा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको विश्वास जमा रहे कि हाँ गुरुजी पेपर में या जो प्रश्न आते हैं इसी का उत्तर आप बताते हैं। नहीं, लोगों को लगता है कि गुरुजी अपने मन से बता दिए हैं, ठीक है। इसीलिए चूंकि आप पहली साल हमसे पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको बताना पड़ता है, अन्यथा मुझे बताना नहीं पड़ता है। चूंकि हिंदी साहित्य से हमारा एमए कंप्लीट हो रखा है, कहाँ से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू से मेरा हिंदी साहित्य से एमए कंप्लीट है और फर्स्ट डिवीजन मैं पास आउट हूँ। डिग्री मेरी यहीं पर टांगी हुई है, आपको विश्वास ना हो, मैं एक मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बता दो कि बड़ी गौरवान्वित चीजें होती है जब डिग्री आपको मिलती है। कहाँ से, बीएचयू से डिग्री मिलती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ पाना अपने आप में बहुत एक प्रकार से प्राउड वाला काम होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं वहां पर पढ़ पाया। वहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती, तब एडमिशन होता है। तो कभी जाएंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है खैर बीएचयू में। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख निर्गुण कवियों का संक्षिप्त परिचय दी। निर्गुण कवि जैसे कि आपके कबीर दास जो है वो निर्गुण कवि में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। अगला क्वेश्चन से, रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं बताए। रीति मुक्त काव्य धारा थी रीतिकाल की। रीतिकाल में 3 धाराएं हैं, एक होती थी रीतिबद्ध काव्य धारा, ठीक है, रीतिबद्ध एक होती थी बेटा। रीतिबद्ध ऐसे कवि जैसे कि आपके केशव दास हो गए, रीतिबद्ध कवि थे, ठीक है, जैसे कि आपके जो है और तमाम सारे कवि हो गए, ऐसे समझे। रीति मुक्त परंपरा में जैसे कौन थे, जैसे आलम हो गए, ठीक है, ब्रेकअप वाले कवि सारे आएंगे, आलम हो गई, ठीक है, बोधा भाई साहब हमारे हो गए, ठीक है, और इसके अलावा एक और है आलम, बोधा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें घनानंद, ठीक है। घनानंद की अगर बात की है, इनका नाम आनंद घन हुआ करता था। सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहा करते थे। बड़ी कहानी है, चर्चा करेंगे इन पर। तो रीत मुक्त काव्य की विशेषताएं मैं चर्चा कर लूंगा। तो रीतबद्ध परंपरा के लोग जो थे वो नक्सिक वर्णन करते थे, स्त्रियों के पूरे शरीर का वर्णन बड़े अच्छे तरीके से किया करते थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे, रस छंद अलंकार के प्रवीण योद्धा हुआ करते थे। पूरे हिंदी साहित्य में केशवदास जैसा किसी ने छंद का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, रस का प्रयोग नहीं किया होगा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत इसीलिए कह दिया गया। इनकी रचना एक है रामचंद्रिका, जिसको छंदों का अजायब घर कहा गया। तो आप देखेंगे कि केशवदास बड़े विद्वान हैं,
तो ये विद्वता जो होती बेटा, तो विद्वान लोगों की रचनाएं केवल विद्वान लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन सरल लोगों की रचनाएं सकल संसार पढ़ता है। तो रचनाएं जो हैं उनमें एक प्रकार से कभी कभी कठिनता आ जाती है केसो के काव्य में, लेकिन हालांकि आप देखते हैं केसो के काव्य को अगर थोड़ा सा समझा जाए, थोड़ा सा भी आपने पढ़ाई लिखाई की तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निराला के काव्य की प्रगतिवादी चेतना पर संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए। और रीति मुक्त काव्य परंपरा रीतिबद्ध हो गया, और रीति सिद्ध परंपरा एक है। बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध परंपरा के हैं, कुछ विद्वान ही उस पर फोकस करते हैं कि रीति सिद्ध परंपरा है, यानी जो रीतियों को जानते हैं, जो रस छंद अलंकार को जानते हैं, लेकिन बंद करके रचनाएं नहीं लिखते रीतियों में, अपने मन से लिखते हैं। रीति सिद्ध कवि है बिहारी। बिहारी बहुत विद्वान आदमी थे। ठीक है, गागर में सागर भरने का काम किया है। एक ही रचना उनकी हिंदी साहित्य में लिखी गई बिहारी सस्सई नाम से, और उसमें उन्होंने इतना ज्यादा लिख दिया, 713 या 719 दोहे मात्र लिखे उन्होंने, लेकिन उतने में ही उन्होंने एक प्रकार से पूरे के पूरे जो है संसार के साहित्य में अपने आप को कहीं ना कहीं पे एक अग्रगण्य रूप में दिखाने का प्रयास किया है। बिहारी लाल जो है एक रचना लिख करके अमर हो जाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके परीक्षा में देखेंगे। जैसे कबीर, पहला प्रश्न आपका क्या, कबीर कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, कबीर जो है कवि भी थे, एक संत कवि थे। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर जो थे ये संत पहले कवि बाद में थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके कवि होने पर बहुत ज्यादा एक प्रकार से प्रमाण भी दे देते हैं। इनकी भाषा को, इनको भाषा का डिक्टेटर कह डाला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इनके जो है बड़ाई की पुल बांधते हुए। लेकिन वहीं पर आप रामचंद्र शुक्ला जी को देखेंगे तो कबीरदास पर उतना फोकस नहीं करते, जो कि वो उनको संत मानते हैं, कवि की श्रेणी में नहीं रखते हैं। वो गोस्वामी बाबा तुलसीदास को कवि की श्रेणी में रखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को, सूरदास को रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कह करके संबोधित किया, कि साधुओं के बीच में जाया करते थे, वहीं से जो सीखा उखा वही इनकी भाषा रही। चर्चा करेंगे पूरा विस्तार से भी हम इनके बारे में। बिहारी मूलतः एक श्रृंगारी कवि थे। बिल्कुल, बिहारी लाल श्रृंगार के कवि हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भक्त कवि नहीं थे, इस उक्ति को साधारण समीक्षा कीजिए। बिल्कुल, बिहारी के रचनाओं में भक्ति पूर्ण रचनाएं आपको कम मिलेंगी। ठीक है, सही बात है, भक्ति कम मिलेगी आपको, और श्रृंगार कवि ज्यादा है। स्त्रियों का नक्सिक वर्णन करने के लिए हो या फिर कोई भी चीज का वर्णन हो, बिहारी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है बिहारी को। और इनके बारे में एक दोहा प्रचलित है कि कहत नटत रीझत खिजत, इनका एक दोहा है, बड़ा फेमस दोहा है। एक तो ये दोहा हो गया, कहत नटत रीझत खिजत मिलत घिलत लजियात, और भरे भुवन में करत है नैना नहीं सौबात। ठीक है, यह एक प्रकार से इनका और दोहा तमाम सारा है। शरण धरत चिंता करत, ठीक है, और चितवन जो है चहुओर, और आगे भी इसमें है, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मतलब एक ही दोहे में तीन तीन चार चार अर्थ इनका निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे और जो नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर। दोहा इनका छोटे छोटे होते हैं, 13-13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में दोहों में होती हैं, 11-11 मात्राएं चौथे और दूसरे चरण में होती हैं, और उस छोटे से दोहों के माध्यम से पूरा का पूरा सागर भरने का काम कर दिया बिहारी लाल ने, इसीलिए उनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं विस्तार से स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, पूरा विस्तार से बताइए। प्रगतिवाद की जो विचारधारा है, इसका जो उदय हुआ बेटा 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है हिंदी साहित्य में, इसको प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। खास करके मार्क्सवाद और गांधीवाद का प्रभाव यहाँ के कवियों पर अधिक मात्रा में रहा। अगला क्वेश्चन से, विद्यापति के काव्य में व्यक्त श्रृंगार रस भावना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यापति जो है मैथिली भाषा के बड़े विद्वान है, लेकिन संस्कृत और हिंदी में भी रचनाएं इनकी मिलती हैं। बेसिकली मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है विद्यापति जी को, ये बात ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, इसमें कई सारे पद्यांश हैं, यानी जो व्याख्या के लेकर के प्रश्न है आपके। जैसे व्याख्या को लेकर के प्रश्न है क्या, मिले ही रहस्य सब चढ़ई हिंडोरी, और झूल ले सुख बारी भोरी, झूल लियो नैहर जब ताई। भैया क्या कहा थे, झूल लियो नैहर तब जाई जब ताई, और फिर नहीं झूलन दई है साई। साई माने का होता है भैया, सैया। समझे मतलब ये होगा कि जैसे का कहत है कि पुण्य सासुर ले राखी ताहा, और नैहर चाह न पाऊब जहां। यानी नैहर माने का होता है, एक होता है ससुराल होता है, एक होता है नैहर। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं भी इसकी व्याख्या बाद में आपको करता हूँ। ठीक है, और कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिन मंदिर माहा।
ये जब रानी पद्मिनी जाती हैं स्नान के लिए सरमान सरोदक खंड में, तो वहां पर सब किलकारियां मार करके सारी सखियां जो होती हैं वो स्नान कर रही होती है सरोवर में। वह सुंदरता देख करके सभी कवि जो है बड़ी जबरदस्त वर्णन भी करता है कि जो है सरोवर तीर पद्मिनी आई और खोपा खोल केस मुकुलाई। खोपा हुआ थे भैया का बाल के जूड़ा जो है खोपा कहाते। पहले के जो है जो औरतें होती थी ऐसे बढ़िया से कैसे डंडा होता था ऐसे कोंच लेती थी, इसी में से बढ़िया जूड़ा बनाती थी। तो जब सरोवर में स्नान करने के लिए गई हैं तो सब अपने अपने जूड़ा ऐसे से खोल करके बढ़िया सरोवर में स्नान कर रही हैं। एक सखी दूसरे पर पानी उलझार रही है, दूसरी तीसरे पर उलझार रही है, और इस तरीके से सभी लोग किलकारियां मार करके एक तरीके से जल क्रीड़ा कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। उसी पर एक सखी दूसरी से कहती रहती है, इसमें यही बताया गया है, ठीक है, कि भाई एक सखी कहती कि अभी जितना मन हो खेल लो, एंजॉय कर लो जब तक शादी नहीं हुई है, और जब शादी हो जाएगी उसके बाद में ससुराल में चली जाओगी, फिर सास ससुर को देखना, पति की सेवा करना, यही सब हमारा धर्म हो जाएगा। तो फिर ऐसी किलकारी और ऐसी सखियां कहां पर मिलेंगी। आज सखियों के साथ में हूं तो एंजॉय कर लीजिए। यही सब बातचीत हो रही है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इस पंक्तियों को लिखा है जो ऊपर मैंने पढ़ा, और साथ ही साथ में पद्मावत जो महाकाव्य है उसका जो मानसरोदक खंड है वहां से उद्धृत है ये, ठीक है। पूरा विस्तार से व्याख्या मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा प्रश्न, प्रश्न आपका क्या आ चुका भैया? प्रश्न है आपका, स्वर्ण सुख की सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भूनभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन, न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। मौन निमंत्रण, निशा निमंत्रण, ठीक है। तो चर्चा करेंगे। अगला आपका आ चुका है प्रश्न आपका, चरण धरत चिंता करत और नींद न भावत सोर, और सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर कवि बिहारी लाल का दोहा है, व्यभिचारी और चोर तीन शब्द है भैया। चरण धरत चिंता करत, ये तीनों जो होत हैं या कौनो काम करे से पहले बहुत सोचत विचारत है। जैसे चरण धरत चिंता करत, जैसे एक चोर का ले लो उदाहरण। चोर जब चरण धरता है चोर तो चिंता करता है, डरता है बहुत ज्यादा कि क्यों जाग न जाए, क्यों बगलिए उठ न जाए, ठीक है। और नींद न भावत शोर, यानी इनको नींद न भावत शोर, शोर और नींद इन सब आप देखते सभी लोग जो है डरते रहते हैं। सुवर्ण, चोर किसको खोजता है? सोने को खोजता है, गोल्ड को खोजता है, ठीक है। गहना वहना चुरावे कोशिश करता है और डरान रहा था हरदम। ऐसे कवि जो होता है वो क्या खोजता है? वो भी सुवर्ण को खोजता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे? कवि किसको खोजता है? सुवर्ण। सुवर्ण माने क्या होता है? सुंदर वर्णों को खोजता है, अच्छे अक्षरों को खोजने का प्रयास करता है। और व्यभिचारी क्या करता है? सुवर्ण। सुवर्ण माने तो सु माने सुंदर, वर्ण माने होता है शरीर वाली, यानी सुंदर शरीर वाली जो एक प्रकार से कन्याएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो गोरी, ठीक है, तो जिनका वर्ण जो है सुवर्ण की भांति होता है, यानी जो गोरे कलर की होती हैं, जो अच्छी लगने वाली स्त्रियां होती हैं। व्यभिचारी जो कामी पुरुष होते हैं वो उनको खोजते हुए फिरते हैं, और तीनों हमेशा डरे रहते हैं। तीनों हमेशा की कविता लिख रहा हो कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, ये कर रहा हो कुछ गलत ना हो जाए, तो कवि व्यभिचारी चोरी तीनों के लिए जो है दोहा आया है। पूरा व्याख्या भी मैंने समझा दी इसी में। आगे देखते हैं, रचत रचना दोष युत, कविता बनिता मित, और बुंदक हाला परत जो, गंगा घट अबित, ठीक है, अपबिल। तो ये भी रचनाएं उन्हीं की हैं, बिहारी की। अगला क्वेश्चन है आपका, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कड़ी झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस, ठीक है। आगे है क्या भैया? आगे आपका, पावस की उमस, उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विस्वत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर हमने बादल को घिरते देखा है। हिंदी साहित्य का यह पेपर मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। खंड आ के जो प्रश्न थे मैंने जो आपको बताया था उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने बढ़िया तरीके से लिख रखा है, पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न क्या है आपका आ चुका भैया, रासो काव्य परंपरा से आपका क्या अभिप्राय है? रासो काव्य परंपरा लिखेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई बेटा, कहां पर हुई? रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है, किंतु हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर गाथाओं के लिए
प्रयोग की जाने वाली काव्य शैली को रासो काव्य परंपरा के नाम से हम जानते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रासो शब्द रासक से बना, कुछ ने कहा एक प्रकार से राजा से बना। अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से स्वीकार करते हैं। बहरहाल ये एक प्रकार से एक ऐसी काव्य शैली जिसमें राजा महाराजाओं की प्रशंसा करने वाले काव्य लिखे गए हैं। मुख्य विशेषताएं यह है कि इस परंपरा के काव्य मुख्य रूप से चारण कवि और भाट कवि, चारण कवि या भाट कवि उन कवियों को कहते हैं जो कि राजा महाराजाओं की प्रशस्तियां गाते हैं, प्रशंसा वगैरह किया करते हैं। ठीक है, उनको कुछ मिल जाता है और वो प्रशंसा किया करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। इसमें युद्धों का जीवंत वर्णन किया गया है, क्योंकि जो कवि लोग होते थे राजा के साथ युद्ध लड़ने भी जाते थे और लिख देते थे, युद्धों का सजीव चित्रण करते थे और राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि जितना बढ़ा चढ़ा करके राजाओं के बारे में बताएंगे उतना बढ़िया गहना जेवर मिल जाता था। ठीक है, इसमें वीर और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता आपको खूब मिलेगी और अतिशयोक्तिपूर्ण हाइपरबोल अलंकार, अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि जैसे कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, रिमझिम भाला बरसे वही मैदानन के बीच मझाए। ठीक है, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 18 साल से ऊपर छत्री जिंदा रहता है उसके जीवे धिक्कार होता है। ठीक है, धै दो डोला समर खेतमा जे जीते ते ले उठाए, दांत उखाड़े भवरा नल कहते दिल्ली में करे द्वार एक चार। इस तरीके से चीजें हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि हाथ पटक दे भुईमा जो तो नौ मन माटी ले उठाए। ऐसे आल्हा माठा जो होता है ये दोनों खत्म नहीं होने को आता है। आल्हा में से बनाते चले जाओगे, आप गाते चले जाओगे। ये जो मैं गाया हूं, जो बताया हूं, ये सब आलखंड वगैरह से छिटपुट लिए गए हैं। अलग अलग बोलियों का मिलावट करके इसको अलग अलग तरीके से गाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जगनिक ने इन चीजों को लिखा है, ऐसे ही तमाम सारे कवि रहे, उन्होंने तमाम चीजों को लिखा है। प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए रासो ग्रंथों में तो सबसे इंपॉर्टेंट है चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो के मित्र भी थे और उनके दरबारी कवि भी हुआ करते थे। पृथ्वीराज रासो इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। किसको? कौन से? पृथ्वीराज रासो को। चहमान वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। इस ग्रंथ के बारे में चंद बरदाई जी ने इसको लिखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बीसल देव रासो और परमाल रासो को भी महत्वपूर्ण, खुमान रासो, ऐसे तमाम रासो परंपरा के ग्रंथ मिलते हैं। भारतीय वीरता और सामंती संस्कृति का दर्पण यही रासो ग्रंथ हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले दूसरा क्वेश्चन से सगुण भक्त कवियों का नाम बताते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं, मैंने अपनी तरफ से भी प्रश्नों को रखा है, परेशान ना हो, अभी वो भी आते हैं। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत उन कवियों को रखा जाता है जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप यानी राम जी को और कृष्ण भगवान की उपासना की है। ठीक है, इसमें दो शाखाओं में बांटा गया है, एक है राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा और एक है आपकी कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है श्री रामचरितमानस। यहाँ पर श्री लगाना भूल गया, चलिए श्री रामचरितमानस। इसके अतिरिक्त विनय पात्रिका, कवितावली, दोहावली, ठीक है, हनुमान बाहुक, ठीक है, ये तमाम सारी रचनाएं जो है तुलसीदास जी की हैं। तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं प्रमाणिक मिलती हैं? तो 12 रचनाएं प्रमाणिक मिलती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है श्री रामचरितमानस। अवधी भाषा में लिखा गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस जैसा दूसरा कोई ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा, बहुत जानकारी इसमें, 7 कांडों में रचना बटी हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला दूसरा आपका शाखा कृष्णाश्रयी शाखा। सूरदास इसके प्रवर्तक है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किसको? सूरदास को। और सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांक करके आए हैं। वात्सल्य और श्रृंगार का जितना अच्छा वर्णन सूरदास करते हैं उतना अच्छा वर्णन कोई रीतिकाल का कवि नहीं कर पाता है। सूरदास की बात की जाए तो जन्मांध हुआ करते थे कहा जाता है, और एक अंधे व्यक्ति के लिए इतना सब लिख पाना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं प्रतीत होता है। लेकिन सूरदास जैसे महान कवि ने उसको कर करके दिखा दिया। इसीलिए कवियों ने सूरदास के बारे में कहा कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। यानी अब के कवि कैसे हैं? मात्र जुगनू की भांति हैं बेटा। जुगनू माने खद्योत, दप से जले और दप से बुताइए। इनका ज्ञान कितना है, आज दिन भर देखे उनके ज्ञान, सुबेरे उठते भूल गए कोनो प्रभाव, इनके ज्ञान कहनाई पड़त है।
ठीक है, यानी तात्पर्य कहने का ये है। और सूरदास कैसे थे? सूर्यदास, सूरदास सूर्य के समान चमकने वाले दैवीप्यमान नक्षत्र है। शशि के समान तुलसीदास, तुलसी शशि उडगन केशवदास कठिन काव्य का प्रेत, छंदों के जाप घर कही जाने उनकी रचना रामचंद्रिका। केशवदास को क्या कहते हैं? तारा के समान बताया गया है। सूरदास को सूर्य से तुलना की गई है जो पूरे संसार को जगमगा देता है, और तुलसीदास जी की शीतलता रूपी चंद्रमा से तुलना की गई है जो समन्वय की विराट चेष्टा अपने अंदर समाहित करते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकनायक है, भारत का सबसे बड़ा लोकनायक है गोस्वामी तुलसीदास। ये हम नहीं कह रहे, विदेशी इतिहासकार है एक जॉर्ज ग्रियर्सन, उसने कहा था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर हैं, सूरसारावली और साहित्य लहरी, तीन प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं वो विद्यमान है। मीराबाई भी सगुण भक्ति की ही कवि हैं, कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद इनकी रचनाएं हैं। रसखान भी भक्ति रीतिकाल के ही कवि है, और ये आप देखते सगुण भक्ति को मानते हैं। इनकी प्रमुख कृति है प्रेम वाटिका। इन कवियों ने सगुण ईश्वर की लीलाओं का गायन किया और भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और ईश्वर का एक साकार रूप बताया। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावाद हिंदी साहित्य में 1918 से लेकर के 1936 तक का समय काल, लगभग 18 वर्षों तक का समय काल जो रहा है, इसको छायावाद के नाम से जानते हैं। 4 महाउन्नायक इसमें हुए हैं। पहले का नाम है प्रसाद, ठीक है, दूसरे का नाम है पंत, तीसरे का नाम है निराला और चौथे का नाम है बेटा महादेवी वर्मा। ठीक है, निराला महादेवी जी वर्मा, ठीक है, महादेवी कवित्री। छायावाद की दुर्गा, आधुनिक की मीरा, महादेवी जी को कहा जाता है। निराला ओज की कवि हैं, ठीक है, महाप्राण इनको उपाधि से सम्मानित कहता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, उन्नायक हैं। कामायनी जैसा विशाल ग्रंथ नहीं, महाकाव्य लिख डाला, जो कि हिंदी साहित्य में द्वितीय रामचरित मानस भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में द्विवेदी युग के बाद जो नवीन काव्यधारा प्रवाहित हुई उसे छायावाद के नाम से जानते हैं। 1918 से 1936 तक ये काव्यधारा रही है। प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो पहली विशेषता छायावाद की क्या है? आत्मानुभूति की प्रधानता। कवि ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और दुखों को काव्य का आधार बनाया। यानी छायावाद की पहली विशेषता यही है कि व्यक्तिगत दुखों और भावनाओं के माध्यम से समाज के दुख को बताना। यानी यहाँ पर व्यक्तिवादी विचारधारा आपको चलती दिखाई पड़ती है। आप देखते हैं इसमें मैं शैली आपको खूब मिलेगी, जैसे कि मैंने मैं शैली अपनाई, निराला कहते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आप देखते हैं आंसू जैसा विरह काव्य लिख डालते हैं, तो अपने बारे में लिखते हैं। सरोज स्मृति अपनी पुत्री के बारे में निराला जी लिखते हैं। महादेवी जी अपने बारे में लिखती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो सब अपने बारे। पंत जी, ठीक है, पंत जी के वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक है, तो ऐसे तमाम सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो छायावाद अनुभूतियों की प्रधानता है, और खासकर कवियों की जो आत्म अनुभूति है, कवि जो अपने अंदर महसूस करता है उसको अपनी लेखनी के माध्यम से लिखने का प्रयास करता है। छायावाद की ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, यानी प्रकृति को मानव से तुलना करके उसको एक प्रकार से बता दिया गया। यानी छायावादी कवियों ने प्रकृति को एक सजीव सत्ता या प्रेयसी के रूप में देखा है। जैसे सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा, झंकार, तमाम प्रकार की रचनाएं, तमाम प्रकार के काव्य ग्रंथ लिख डाले, प्रकृति का सुकुमार होने का गौरव प्राप्त है आपको। ठीक है, तीसरी बात प्रकृति का मानवीकरण। दूसरी विशेषता तीसरा है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण आपका सामने आता है छायावाद में। इससे पहले के जो एक प्रकार से चीजें रही हैं, काल रहे हैं, उसमें नारी को एक प्रकार से भोग की वस्तु समझा जाता था। नारी के प्रति उतना आदर, उतना सम्मान आपको नहीं दिखता है। लेकिन जब छायावाद का समय आता है तो नारी का एक नवीन दृष्टिकोण आता है, और जयशंकर प्रसाद साफ साफ कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। यानी कि चाहे नीर स्रोत कह दो चाहे पीयूष स्रोत कह दो, बात एक ही है। नीर कहेंगे तो पानी हो जाएगा, पीयूष कहेंगे तो वो अमृत हो जाएगा। नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। नारी को केवल भोग्या यानी भोग की वस्तु न समझ करके उसे श्रद्धा, दया और करुणा की देवी माना गया। प्रसाद जी की कामायनी इसका प्रमाण है। और प्रसाद जी की जितनी भी रचना आप देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक आप देख लें,
या आप ध्रुवश्रावणी नाटक को पढ़ेंगे तो वहां पर नारी का उत्थान आपको दिखता है। नारी का एक अलग जो है रूप आपको दिखाई पड़ता है, जो इससे पहले के कवि या लेखकों में नहीं दिखता है। चौथी विशेषता है रहस्यवाद का पर्दाफाश। रहस्यवाद को एक प्रकार से यहाँ पर बताया गया, असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम का भाव आपको दिखता है, चाहे वो निराला जी हो, चाहे पंत जी हो। पंत कहते हैं कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कवि को निमंत्रण कोई देता है, एक अदृश्य शक्ति है, वही रहस्यवाद का पर्दाफाश, रहस्यवाद है वही, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी सत्ता है जो हमको बनाई है। पांचवी विशेषता लिखेंगे लाक्षणिक और प्रतीकात्मक भाषा। सीधी बात ना कह करके प्रतीकों के माध्यम से बात कहना इसकी विशेषता रही है। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो प्रश्न ये भी पूछा था छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो यही चारों हैं, ठीक है। अब प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ लेगा, जो जानकारी मैं बता रहा हूं इसको आप कंठस्थ करेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा आप लिख पाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यही डायरेक्टली ऐसे इसी शेप में आएंगे, इसको उलट पिलट करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आता है। क्लियर? अगर आपने हमसे पढ़ा है, हमारी 2-3 क्लास भी देखी है, तो कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? सभी कालों के नाम लिखिए। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने, विशेष करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अच्छा विभाजन किया है, उन्होंने अध्ययन की सुविधा के लिए 4 प्रमुख कालों में इसको बांट दिया है। पहला काल बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने है, उसका नाम है आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हालांकि रामचंद्र शुक्ला जी ने पहले ही कह दिया था, लेकिन उन्होंने फोकस किस पर किया? वीरगाथा काल पर। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को बीज वपन कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल शंकरत्यान जी ने। चारण काल कहा था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। ऐसे ही तमाम लोगों ने अलग अलग जो है इसको काल खंड के नाम से पुकारा है, ठीक है। तो संवत 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक आपको आदिकाल मिलेगा, यानी आदिकाल की रचनाएं आपको मिलेंगी। इसमें वीरता और रासो काव्य की प्रधानता आपको मिलेगी। इसी में सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी मिल जाएंगे। नाथ साहित्य भी आपको इसी आदिकाल में ही मिल जाएगा। इसकी समय सीमा अगर देखें तो आप देखते हैं इसमें से 57 अगर घटा देंगे तो आपका सन में निकल आएगा, ईस्वी सन निकल आएगा। ये विक्रम का संवत है। ईस्वी सन निकालने के लिए आप 57 इसमें से घटा देंगे तो आपका ईस्वी का सन निकल आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब ये आपका सब संवत में है। दूसरा काल आपका आता है आदिकाल के बाद में भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। संवत 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक का समय काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल भी कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस कथन को कहा कि भाई ये स्वर्णकाल है। इसमें निर्गुण और सगुण भक्ति की धाराएं दोनों बही। निर्गुण भक्ति धारा में 2 महान कवि हुए, एक कबीर दास जी और एक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, सूफी परंपरा के उन्नायक हैं। शेख निसार, कुतुब मंझन जायसी, ये सब, मुल्ला दाऊद। और ऐसे ही कबीर दास आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं पे निर्गुण ब्रह्म में जो ज्ञानाश्रयी शाखा उसके प्रवर्तक है। सगुण भक्त शाखा में आप देखें राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा है। अब इसके बाद में आता है रीतिकाल। रीतिकाल की अगर बात की तीसरा कालखंड है। उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं इसको। उत्तर माने बाद में, मध्यकाल के बाद वाला युग है। 1700 विक्रमी से लेकर के संवत 1900 विक्रमी, कम से कम 200 वर्षों तक का जो समय काल रहा है, इसको कहा जाता है रीतिकाल के नाम से। इसमें लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है। श्रृंगारिकता और कला पक्ष पर यहाँ पर अधिक जोर दिया गया है। रस छंद अलंकार पर काफी फोकस किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और चौथा कालखंड है हमारा आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही काल है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। संवत 1900 विक्रमी से लेकर के अब तक का जो समय काल है, इसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक काल को हम लोग भारतेंदु युग में बांटते हैं। 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है, भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1900 आप देखते हैं 18 तक जो समय काल है, 1920 कहीं कहीं पे मिलता है, द्विवेदी युग कहा जाता है। छायावाद 1918 से लेकर के 1936 तक का काल जो है आपका छायावाद कहा जाता है। प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1943 तक का समय काल प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद के फिर बाद में आता है प्रयोगवाद, ठीक है। प्रयोगवाद की अगर बात की बेटा तो प्रयोगवाद जो है 1943 से लेकर के 1954 तक और कहीं कहीं पर 1960 तक मिलता है। वैसे 1954 से लेकर के मैं तो बताता हूँ 1954 से लेकर के 1960 तक का समय काल, ये 60 वाले, ये आपका जो है नई कविता का समय रहा है, ठीक है, नई कविता वाला समय रहा है। और इसके बाद में 1960 से लेकर के अब तक का जो समय काल रहा है, ठीक है,
अब तक का समय काल जो रहा है, इसको कह सकते हैं समकालीन कविता। ठीक है, समकालीन कविता, समकालीन कविता, या इसी को आप साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। साठोत्तरी यानी कि 60 के बाद में, यानी कि 1960 के बाद की कविताओं को साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया। अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कवि नागार्जुन की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो लिखेंगे, बाबा नागार्जुन प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष और जन कवि माने जाते हैं। उन्होंने आम जनता के दुख दर्द को अपनी कविताओं में उतारा है। बिल्कुल, कवि नागार्जुन को बाबा नागार्जुन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कवि, जन कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पहली रचना है युगधारा और दूसरी रचना है सतरंगे पंखों वाली, दोनों बड़ी फेमस हैं। युगधारा की बात की है तो यह नागार्जुन का अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसमें कई सारी कविताएं युगधारा में जो है संकलित है नागार्जुन साहब की। इसमें संकलित कविताएं सामाजिक विषमता और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करती हैं। इसमें शोषित वर्ग की आवाज मुखर की गई है। ठीक है, यानी जिसको दबाया गया है उसको इन्होंने उत्थान का प्रयास किया। दूसरी रचना इनकी सतरंगों पंखों वाली। इस संग्रह में नागार्जुन का कोमल और प्रकृति प्रेमी रूप दिखाई पड़ता है। इसमें लोक जीवन के प्रति गहरा लगाव आपको इसमें इन रचनाओं में आपको झलकता हुआ दिखाई पड़ता है। विशेषता इसकी ये है कि नागार्जुन की भाषा सहज है, सरल है और व्यंग्यात्मक है, यानी कि व्यंग करते हैं भ्रष्टाचार पर, समाज के खिलाफ, राजनीति में। उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा है। जैसे कबीरदास भक्ति काल में एकदम से व्यंग किया करते थे। ठीक है, मतलब कि चाहे जो भी हो, डरते नहीं थे कबीरदास किसी से। ठीक है, व्यंग का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी की बुराइयों को बताते थे। ठीक है, ऐसे ही ये थे, क्या नाम है, अब आधुनिक कबीर नागार्जुन जिनको कहा जाता है। नागार्जुन जी कवि जो थे, इनको बाबा की उपाधि मिली हुई है, आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की कुरीतियों और सत्ता की मनमानी पर खुल करके चोट की है। किसी का दबाव इन्होंने कभी नहीं झेला, मतलब कि अपने आप को बताया। अब आगे क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किए हैं। आदिकाल यानी वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसको देखते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न आ सकता है। पहली विशेषता यह है बेटा, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। इन काल के कवि जैसे कि चंद्रबरदाई केवल कलम से के धनी नहीं थे, बल्कि वे युद्ध के मैदान में राजा के साथ जाया करते थे। इसीलिए उनके वर्णन अत्यंत जीवंत हैं और वास्तविक हैं। लगता है कि जब इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो लगेगा साथ में युद्ध, मतलब कि युद्ध इन्होंने देखा, आंखों देखा, युद्धों का आंखों देखा हाल का वर्णन करते थे। कोई ऐसा नहीं कि कहीं से सुन करके लिख दिए हो, नहीं, जाते थे, बाकायदा देख करके लिखते थे। इसके अलावा आश्रयदाताओं की प्रशंसा दूसरी विशेषता रही है आदिकाल की। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कवि अपने राजा को खुश करने के लिए उनकी वीरता का बढ़ा चढ़ा करके यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव चित्रण, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रासो काव्य की प्रधानता। इसके अलावा अगला है वीर रस और श्रृंगार रस का आपको मिक्सचर मिलेगा। जहां एक और युद्धों के कारण वीर रस की प्रधानता इन काव्यों में मिलती है आपको वीरगाथा काल में, वहीं दूसरी ओर सुंदर राजकुमारियों से विवाह के प्रसंगों के कारण श्रृंगार रस का भी प्रचुर प्रयोग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक तरफ युद्ध होता तो दूसरी तरफ जो है राजकुमारी और राजाओं के प्रेम कहानियां भी इसमें चलती रहती साथ ही साथ में। तो इससे रोचकता थोड़ी सी आ जाती है, यानी कि इसमें प्रेम यानी लव स्टोरी भी है और उसमें एक प्रकार से मारपीट भी है, थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, सस्पेंस भी है। ऐतिहासिकता का अभाव, यानी कि इसमें रचनाएं चूंकि हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं लिखी गई हैं। हालांकि राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, इतिहास की ही कहानियां हैं, लेकिन उनको तथ्यों के हिसाब से नहीं लिखा गया है। इतिहास एक तथ्यात्मक वर्णन होता है, जिस समय में जो सी घटना हुई उसी समय की एग्जैक्ट हो। लेकिन यहाँ पर कहानी तो सेम है, कहानी तो सही है, लेकिन आगे पीछे है, कभी सन वगैरह आगे पीछे हो जाता है। इन काव्यों में राजाओं के नाम तो ऐतिहासिक है, लेकिन घटनाएं और तिथियां अक्सर इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी सत्यता को लेकर कभी कभी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया जाता रहा है। छठा नंबर पर 7वां नंबर प्रश्न है, रीतिकाल की मुख्य विशेषताओं यानी प्रवृत्तियों को संक्षेप में उल्लिखित कीजिए। रीतिकाल की क्या विशेषताएं थी? देखिए, रीतिकाल की बात की बेटा तो संवत 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक का समय काल रहा है रीतिकाल। दरबारी संस्कृति और कलात्मक प्रदर्शन का युग इसको कहा जाता था। इसमें आप देखते हैं अपनी कला का प्रदर्शन खूब हुआ, रचना अलंकार की रचनाएं खूब लिखी गई। ठीक है, और दरबारी संस्कृति यहाँ पर आपको प्रधान मात्रा में देखने को मिलती है।
विशेषता इसकी यह रही रीतिकाल की। पहली विशेषता रीति निरूपण यानी लक्षण ग्रंथ खूब लिखी गई। लक्षण ग्रंथ यानी कि इस काल के कवियों ने रस पर फोकस किया, अलंकार पर फोकस किया और छंद के लक्षण बताने वाले ग्रंथों की रचना की। वे कवि होने के साथ साथ आचार्य भी कहलाना चाहते थे, यानी कि ये कवि तो थे ही, साथ ही साथ में आचार्य की उपाधि भी इनको मिली, जैसे आचार्य केशवदास। दूसरी विशेषता इनकी रही श्रृंगारिकता। इस काल का मुख्य विषय नारी का बाह्य सौंदर्य और नायक नायिका भेद था। भक्ति और नीति यहाँ गौड़ यानी कि सेकेंडरी हो चुकी थी, भक्ति को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर नायिका भेद ज्यादा मात्रा में लिखा जा रहा था। नायिका भेद, नायक नायिका कितने प्रकार के होते, सब कुछ आपको यहाँ पर आपको मुग्धा नायिका से लेकर के तमाम नायिकाओं के बारे में भी वर्णन आपको मिल जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ब्रजभाषा का विकास यहाँ पर अपने चरम उत्कर्ष पर था। क्योंकि ब्रजभाषा इस समय आप देखते हैं जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं रीतिकाल की, सारी के सारी कवियों ने ब्रजभाषा को अपनाया। ठीक है, रीतिकाल में ब्रजभाषा अपने सबसे निखरे और मधुर रूप में सामने आती है। भाषा में कोमलता और शब्द चयन बेजोड़ था ब्रजभाषा में, और ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कह सकते हैं रीतिकाल को। अगली विशेषता है मुक्तक शैली का प्रयोग। यहाँ पर महाकाव्य, प्रबंध काव्य कुछ भी नहीं लिखा गया। यहाँ पर छिटपुल ग्रंथ, पद वगैरह खूब लिखी गई। ठीक है, बड़े महाकाव्यों के स्थान पर दोहा और सवैया जैसे छोटे मुक्तक छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। जैसे इसके पहले जो भक्ति काल था वहां पर महाकाव्य लिखे जा रहे थे, जैसे गोस्वामी बाबा तुलसीदास का रामचरितमानस हुआ, या एक प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जी का पद्मावत महाकाव्य हुआ। ये सब एक महाकाव्य है जो किसी व्यक्ति के जीवन से शुरू होकर के उसके संपूर्ण जीवन के बारे में कहानी बताते हैं, जबकि यहाँ पर एक एक फुटकल चीजें थी, मुक्तक चीजें थी, एक एक अंश के बारे में बताया जाता था। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है मैथिल कोकिल विद्यापति का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। मैथिल कोकिल की उपाधि किसको दी गई है, तो विद्यापति जी को दी गई है। इन्हीं के बारे में प्रश्न है कि भाई इनकी रचनाओं के नाम लिखिए, उनका परिचय बताएं। देखिए, विद्यापति आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्हें उनकी मधुर पदावली के कारण से मैथिल कोकिल कहा जाता है। वे राजा शिव सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। प्रमुख रचनाओं की अगर बात की मैथिल कोकिल जी की यानी कि विद्यापति जी की, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पदावली है। इनकी विद्यापति की पदावली जो राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक ग्रंथों की रचना अवहट्ट भाषा में भी की है। इनकी अवहट्ट भाषा में और मैथिली भाषा जो है ये बिहारी हिंदी की एक उपबोली है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो ये हिंदी के अंतर्गत ही आती है मैथिली। तो मैथिली में काफी अच्छी पकड़ थी, अवहट्ट में काफी अच्छी पकड़ थी, और संस्कृत भाषा में भी इनकी काफी अच्छी पकड़ रही है। महत्व इनका ये रहा है, इनका विद्यापति जी का, विद्यापति को भक्त और श्रृंगारिक दोनों माना जाता है। उनके पदों में जो ज्ञता यानी गाने की जो क्षमता उसको ज्ञता कहते हैं, और श्रृंगार का अनूठा दोनों संगम आपको मिलता है। यानी कि चाहे गाने की बात करें चाहे श्रृंगार रस का एक जबरदस्त वर्णन की बात करें, तो श्रृंगार रस का वर्णन भी है, और गाने इनके पद जो है अच्छे तरीके से अगर गाएं तो गाया जा सकता है। उसने आगे चल करके भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा को बहुत प्रभावित किया, और कृष्ण भक्ति शाखा में आप देखते हैं जो रीतिकाल के कवि हैं उन्होंने खूब प्रभावित किया है, खास करके मैथिल कोकिल यानी विद्यापति जी ने। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अमीर खुसरो की हिंदी काव्य को क्या देन है, संक्षेप में समझाइए। अमीर खुसरो को हिंदी काव्य को क्या देन है, संक्षेप में समझाइए। बताइए बाबू। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आम जनता की मनोरंजन वाली भाषा में काव्य रचना रचा। उन्हें हिंद का तोता या तूतीय हिंद की उपाधि दी जाती है। किसको? अमीर खुसरो को। हिंदी साहित्य के खड़ी बोली के पहले कवि हैं अमीर खुसरो साहब। पहेलियां मुकरिया वगैरह लिखा करते थे। विशेष योगदान आपका ये रहा अमीर खुसरो जी का कि खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किया था हिंदी साहित्य में, पहली बार। और खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो जी को ही कहा जाता है। जो आज हमारी राजभाषा है, उन्होंने पहेलियां, मुकरियां, दो सखुने और गजलें तमाम सारी लिखी हैं। जैसे गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, किसकी रचना है? इसका दोहा है, इन्हीं के दोहा है। ठीक है, मालिक इनका अमीर खुसरो का। एक थाल मोती से भरा चारों ओर वो चलता फिरा, किसकी रचना है? एक पहेली है, अमीर खुसरो की पहेली है, आसमान को कहा था इन्होंने। ठीक है, ऐसे दो सखुने हैं, ऐसे तमाम सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। बड़े जबरदस्त कवि हुआ करते थे ये अपने जमाने के, कई सारे राजाओं के दरबार में रहा। उदाहरण के रूप में उनकी पहेली देखें, जैसे एक थाल मोती से भरा सबके सिर भर औंधा धरा, उत्तर इसका क्या है? आकाश। ठीक है, तो ऐसे ही
और तमाम सारी चीजें बताते हैं। महत्व इनका यह है कि खुसरो ने संगीत और साहित्य का समन्वय किया। उन्होंने भारतीय और फारसी संस्कृति को जोड़ करके गंगा जमुना तहजीब की नींव जो थी अमीर खुसरो साहब ने ही रखी थी। वे जनता की भाषा और लोक मनोरंजन के महान कवि हुआ करते थे। तबला का आविष्कार संभवतः इन्होंने ही किया था। ठीक है, किसने? अमीर खुसरो साहब ने। संगीत भी इनको आती थी अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कि छाप तिलक तजदीन ही रे तो से नैना मिलई के। ठीक है, प्रेम बटी का मदवा पिलई के, प्रेम बटी का मदवा पिलई के, मतवारी सबकी नीरे तो से नैना मिलई के। ये पंक्तियां भी किसकी हैं? ये अमीर खुसरो साहब की हैं। मैथिली ठाकुर हाल फिलहाल में भी चुनाव लड़ी थी बिहार से, विधानसभा का, जीत गई हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र की आपकी जो है विधायिका बन चुकी हैं, हालांकि विधायक बन चुकी हैं, एमएलए बन चुकी हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने इस गीत को बड़ा अच्छा तरीके से गाया, गाती बड़ी अच्छी मैथिली जी। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे तरीके से इसको गाया है। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, तो वो अमीर खुसरो जी की ही रचना है। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया जाना अधिक तर्कसंगत है, क्यों? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में वीर रस की रचनाओं की बहुलता देख करके इसे वीर गाथा काल कहा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम संबोधित किया और आदिकाल ही सबसे सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। तर्क दिया गया कि वीर गाथा काल को लेकर के उसके पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, उस युग की धार्मिक, लौकिक और श्रृंगारिक रचनाएं जैसे कि विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां और जैन साहित्य उपेक्षित हो जाती हैं। यानी कि ये अगर अगर हम इसको कहें वीर गाथा काल केवल कहें तो केवल वीरतापूर्वक रचनाओं को ही आदिकाल में समाहित होना है, तो फिर आपके विद्यापति तो गायब हो जाएंगे, आपके अमीर खुसरो ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दब जाएंगे। जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं, ठीक है, हेमभद्र सूरी से लेकर के तमाम सारे जैन ग्रंथ लिखे गए, नाथ साहित्य की रचनाएं गोरखनाथ की, वो सब आपकी दब जाएंगे, उनका उतना महत्व नहीं रह जाएगा। अच्छा, आदिकाल नाम अधिक व्यापक इसलिए हुआ क्योंकि यह हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर की सभी प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों को अपने भीतर समेट लेता है। आदिकाल में कोई विशेषता नहीं, जबकि आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहले ही आदिकाल कह दिया था। ठीक है, और लेकिन उन्होंने फोकस किस पर किया था? उन्होंने फोकस किया वीर गाथा काल पर, क्योंकि वीर गाथा काल उन्होंने दो नाम दिए हैं सब चीजों के। ठीक है, आदिकाल, फिर मध्य जो है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, फिर जाकर के आधुनिक काल, फिर उन्होंने एक प्रकार से वीर गाथा काल कहा आधुनिक काल, वीर गाथा काल कहा आदिकाल को, पूर्व मध्यकाल कहा भक्ति काल को, उत्तर मध्यकाल कहा रीति काल को और गद्य काल कहा आधुनिक काल को। ठीक है, आज अधिकांश विद्वान इसे आदिकाल कहना ही उचित मानते हैं क्योंकि यह हिंदी भाषा के क्रमिक विकास का एक प्रारंभिक बिंदु है। तो आदिकाल में सभी चीजों को समाहित कर सकते हैं, जबकि केवल वीर गाथा काल कहने से वीरतापूर्वक रचनाएं ही शामिल हो सकती हैं। खंडवा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसलिए कहा था क्योंकि 12 रचनाएं जो उनको मिली उसमें वीरतापूर्वक वर्णन किए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात की जाए तो समझते, पहला प्रश्न पूछा गया था लघु उत्तरीय का आपकी परीक्षा के लिए, निर्गुण काव्य की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख निर्गुण कवियों का संक्षिप्त परिचय दिए। देखिए, प्रस्तावना में लिखेंगे, भक्ति काल की वह धारा जिसमें ईश्वर के निराकार, अरूप और अजन्मा स्वरूप की उपासना की गई हो उसे निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है। इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं, यानी कि ऐसा काव्य धारा, ऐसे भगवान के उपासक, ऐसे कवि जिन्होंने एक प्रकार से भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करी, जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका कोई एक प्रकार से आकार नहीं है। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य धारा के लोग उन्होंने, जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा एक है जिसके प्रवर्तक है कबीरदास जी महोदय, संत काव्य धारा भी कहते हैं इसको। देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा जिसको सूफी काव्य परंपरा भी कहते हैं, कुतुबन, मंझन, जायसी, शेख निसार जैसे कवियों ने प्रेमाश्रयी शाखा को जो है एक प्रकार से आगे बढ़ाया। निर्गुण काव्य की प्रमुख विशेषताएं, पहला है निराकार, ईश्वर में विश्वास करते हैं निर्गुण जो कवि है। ये कवि ईश्वर को किसी मूर्ति या विशेष आकार में नहीं मानते हैं, उनके अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है और ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, तुलसीदास जी ने भी एक प्रकार से सगुण और निर्गुण को लेकर के मिलाने का काम किया, समन्वय की विराट चेष्टा इसलिए तुलसीदास ने। अच्छा, जब कबीरदास या मलिंग ये सब जो है ईश्वर को कण कण व्यापी मानते हैं और कहते हैं कि भाई ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, सूरदास जी ने जो है निर्गुण का खंडन किया और सगुण का एक प्रकार से स्थापना करी। लेकिन तुलसीदास आप देखते हैं इन दोनों, कबीरदास और सूरदास के बाद आते हैं, इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या किया, कबीर और सूर दोनों के एक प्रकार से विचारों को कहीं न कहीं पे रिस्पेक्ट दी और उन्होंने कहा कि अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, दो रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के। दूसरी
विशेषता यह है निर्गुण काव्य की गुरु की महत्ता। निर्गुण संतों ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। जैसे कबीर का गुरु गोविंद जो है दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुर आपने आप ही देव बताए, गोविंद देव बताए। यानी यहाँ पर गुरु को जो है भगवान से बढ़ करके स्थान दिया गया है। कहाँ पर? जो निर्गुण ब्रह्म है वो लोग देते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं जो निर्गुण वाले हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, रोजा नमाज का विरोध किया, जाति पाति जैसे दिखाओ का कड़ा विरोध किया। इनके कबीरदास के गुरु जी का नाम था क्या नाम था उनका? रामानंद। उन्होंने क्या कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी आप देखते हैं तीर्थ यात्रा ही चल रही, माघ मेला चल रहा है, उसमें बड़ा विवाद ही हो रहा है भाई। ठीक है, बड़ा विवाद मचा हुआ है शंकराचार्य को लेकर के। ठीक है, आगे देखते हैं लोक भाषा का प्रयोग। इन कवियों ने जन भाषानी सदुक्कड़ी और अवधि में अपनी बात कही ताकि आम आदमी समझ सके। अवधि में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं या जो सूफी काव्य परंपरा के लोग हैं वो अवधि में लिखते हैं, ठेठ अवधि एकदम गंवई अवधि है। सदुक्कड़ी भाषा साधुओं के बीच में रह करके जो सीखी जाने वाली भाषा है, अलग अलग जगहों पर जाकर के, उसी को सदुक्कड़ी या पंचमेल भाषा कहा जाता है। जो पंचमेल भाषा जिसमें तमाम बोलियों के पुट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कबीर की बोली जो है वो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। हालांकि कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनकी भाषा को पंचमेल और सदुक्कड़ी भाषा कह करके संबोधित किया है आचार्य शुक्ला जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रहस्यवाद इसमें विशेषता को दिखती है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की तरफ इनके काव्य का मुख्य आधार रहा है। किसके? निर्गुण काव्य के। ठीक है, प्रमुख निर्गुण कवियों की अगर बात की जाए, प्रमुख निर्गुण कवियों में आप देखते हैं कबीरदास का नाम आता है पहले। ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे बड़े कवि हैं कबीरदास। इनकी रचना है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है सबद और तीसरा भाग है रामायणी। ठीक है, समाज सुधार का बड़ा दस्तावेज है बीजक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगले कवि हैं निर्गुण ब्रह्म के, वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं ये। ठीक है, इनका महाकाव्य है पद्मावत। प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है ये ग्रंथ। ठीक है, और प्रेमाश्रयी शाखा में आप देखते हैं चाहे कोई भी कवि हो, ये प्रेम के माध्यम से ही आप देखते हैं, यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है, भाषा बड़ी सरल रखी जाती है। और रैदास का नाम आता है, रैदास, रविदास भी इनका ही नाम है। इन्होंने अपनी सरलता और भक्ति से समाज को एकता का संदेश दिया है। रविदास गेट आप देखते हैं वहां पर पड़ता है बनारस में, आप देखिए BHU के पास ही पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका लघुत्तरी का, रीतमुक्त काव्य की विशेषताएं बताएं। देखें, रीतमुक्त काव्य धारा की विशेषताएं। रीतमुक्त काव्य धारा जैसे घनानंद आलम बोधा जो रीतियों में बंद करके रचनाएं लिखते हैं। रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने दरबारी परंपराओं को त्याग दिया, लक्षण ग्रंथों और रीति के बंधनों को तोड़ करके अपने हृदय की स्वतंत्र अनुभूतियों को काव्य में उतारा, उन्हें रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। ठीक है, आलम बोधा और घनानंद इन रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता आप लिखेंगे, पहली विशेषता है स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया है। इन कवियों का प्रेम कृत्रिम नहीं बल्कि हृदय की वास्तविक पुकार है। इन्होंने प्रेम की पीड़ा और विरह का मार्मिक वर्णन किया है। साथ ही साथ में दूसरी विशेषता यह है रीति मुक्त काव्य धारा की कि आत्मानुभूति की प्रधानता है, यानी जो इनके अंदर है उसको बयां करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। लाग लपेट की बातों को ये नहीं करते हैं, खुल करके जो भी चीजें हैं उसको बताते हैं, उसमें किसी प्रकार की लाग लपेट की बात या डरने की बात नहीं होती इनमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। यहाँ कभी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के अनुभव और भावनाओं के लिए लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न लक्षण ग्रंथों का त्याग। इन्होंने पिंगल या काव्य शास्त्रीय नियमों के बजाय भावों को प्रधानता दी है। इसके अलावा विरह की प्रधानता, रीतमुक्त काव्य में संयोग से अधिक वियोग या विरह की तड़प दिखाई देती है। विशेष करके घनानंद के काव्य में आप देखते हैं, क्योंकि घनानंद को जो है धोखा मिल चुका था सुजान से। सुजान इनके साथ जाने से मना कर देती है। जब मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से घनानंद जाने लगते हैं तो सुजान से बोलते हैं कि चल मेरे साथ। सुजान मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं चलने वाली हूँ। ठीक है, और घनानंद को थोड़ा वहीं पर झटका लगता है, वो चल लेते हैं और जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले लेते हैं और वहीं से फिर दोबारा स्त्रियों से प्रेम छूट जाता है। स्त्री निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेने का मतलब है कि स्त्रियों फिर दोबारा शादी या मोह माया के चक्कर से दूर अपने को हट जाना है। और वहीं पर लेकर के फिर सुजान सागर, सुजान, तमाम प्रकार की रचनाएं सुजान को लेकर के लिखते हैं। ठीक है,
ब्रजभाषा का निखरा रूप आपको सामने दिखाई पड़ता है। इन्होंने अत्यंत सरल, सरस और मुहावरेदार ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ये बात आप ध्यान दें। किसने? आप देखते हैं रीतिमुक्त कवियों ने। इसके अलावा प्रमुख कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर का भी नाम इस धारा के अंतर्गत आता है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। घनानंद की अगर बात की बेटा तो ये प्रेम के पीर की कवि कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रेम की जो तड़पन है वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ती है। सुजान नाम की एक नर्तकी थी, वैश्या थी, कुछ भी कहें, उससे बहुत अटूट प्रेम किया करते थे। शायद एक तरफा प्रेम रहा या फिर दो तरफा रहा, इसको लेकर के पुष्टि नहीं होती है, लेकिन हाँ प्रेम करते थे। और पूरे जो है राज्य को पता था कि सुजान जो नर्तकी है उससे बड़ा प्रेम करते, बहुत पसंद करते हैं घनानंद जी। ठीक है, मीर मुंशी थे, ये मीर मुंशी के पद पर थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, जो बादशाह था दिल्ली का। और एक समय की बात है, दरबार में जो है और मंत्रियों ने कहा राजा से, मोहम्मद शाह रंगीले से थोड़ा वो मिजाज भी उसका रंगीला ही था थोड़ा सा, जो मोहम्मद शाह रंगीले था। ठीक है, तो ऐसे ही उसको रंगीला नहीं कहा जाता था। तो उसने कहा, उससे कहा भी कि जो है मीर मुंशी साहब बड़ा अच्छा गाते हैं। दरबारियों ने कहा राजा साहब से, मोहम्मद शाह रंगीले से। मोहम्मद शाह ने कहा अच्छा ठीक। तो हम ये बुलाए गए मीर मुंशी साहब घनानंद जी, और कहा कि भाई गाना गा के आप सुनाओ। मीर मुंशी साहब ने कहा अरे नहीं छोड़िए साहब, क्या गाना क्या नहीं गाना, तो मतलब नहीं गाया इन्होंने। तो मोहम्मद शाह रंगीले के बाद दिल में कहीं ना कहीं पे बैठ गई कि भाई हमारे कहने से नहीं गा रहा है। वैसे नॉर्मली बातचीत हुई तो मोहम्मद शाह रंगीले उतना यहाँ पर नहीं जो है क्रोधित हुआ। लेकिन जब दरबारियों ने कहा, चुपके से बताया कि अरे सुजान से अगर कहवाए देते हो राजा साहब, जहां पना अगर सुजान नाम की जो नर्तकी है वो कह देगी तो मीर मुंशी साहब पक्का गाएंगे। अब भैया सुजान वैश्या से कहलवाया जाता है, सुजान आती हैं, प्रेम से बोलती हैं सुनो प्रिय तनी गाय दियो भैया। तो जब घनानंद से इस प्रकार से मीठे स्वर, तो घर भाई जिससे पसंदीदा औरत है, पसंदीदा औरत कुछ भी कह दे व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। जब सुजान के इस मीठे वचनों को सुना घनानंद साहब ने, तो भैया गाने की जो है एकदम झड़ी लगा दी। इतना जबरदस्त गाया कि पूरी महफिल खुश हो गई। घनानंद साहब को बात कहीं ना कहीं मन में रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, भाई उन्होंने कहा होगा कि भाई कुछ मनमुटाव हुआ, घनानंद को उनके पद से हटाया जाता है। वो कहते हैं तो तुम क्या हटाओगे, मैं खुद ही छोड़ करके जा रहा हूं तुम्हारे यहाँ से। और जाने के लिए उद्धत हो जाते हैं। तो सुजान से भी कहते, सुजान नहीं जाती, और उसके बाद से फिर कहानी मैंने आपको बता ही दी थी। तो साक्षात रसमूर्ति है भाई साहब घनानंद जी। ठीक है, आनंद घन का नाम रहा होगा, और खास घनानंद का कवित्व नाम हो गया। तो यही है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निराला के काव्य की प्रगतिवादी चेतना पर संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। देखेंगे प्रस्ताव में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ होने के साथ साथ प्रगतिवाद के अग्रदूत भी माने जाते हैं। उनके काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग जो है, जो लोगों को दबाता है, जो लोगों को चूसता है, शोषक वर्ग जो धनी वर्ग है उसके प्रति आक्रोश दिखाई पड़ता है, और जो गरीब वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति है। प्रगतिवादी चेतना के मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो दीनहीन के प्रति करुणा का भाव आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या प्रगतिवाद के सभी कवियों में आपको दिखेगा। निराला की कठिन जो रचना है, कविता एक है, उसका नाम है भिक्षुक। भिक्षुक कविता है, उसमें क्या लिखा है कि वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर जाता, पेट साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, दाएं से मलते हुए पेट को चलते, बाएं से मलते हुए पेट को चलते, दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। क्या है कि पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा है एक लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर जाता। ठीक है, तो इस तरीके से है। साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, बाएं से विमलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते, और दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। ऐसे बच्चों की ऐसे कहानियां लिखने के लिए जाने जाते हैं निराला जी। वो कवि हैं जिन्होंने कहा, इलाहाबाद जा रहे थे, रास्ते में देखा एक सावली कलर की, एक श्याम तन नित नत नयन भर बधा यौवन एक लड़की बैठी हुई है, श्याम कलर की है, यानी कि जो है धूप में बैठी हुई है। ठीक है, और उसमें एक गुरु हथौड़ा हाथ
करती बार बार प्रहार शिलाखंड पर। कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला है वो। निराला के में प्रगतिवादी भावना आपको दिखते हैं, छायावाद के कवि, लेकिन उसके 2 कदम आगे है निराला जी। ठीक है, इनके अंदर गरीबों के प्रति सहानुभूति है, अमीरों के प्रति आक्रोश है। तो वो जब पत्थर वो तोड़ रही है और पेड़ न कोई छायादार, पेड़ कोई छायादार नहीं जहां पर बैठी है। भर बंधा यौवन, पूर्ण रूप से युवावस्था को प्राप्त लड़की, उसकी आंखें नीची हैं और एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर के पत्थर को तोड़ रही है। ऐसे ही भिक्षुक कविता पढ़ लेंगे, रोना आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको सुनाया। और विधवा भी समाज के उपेक्षित वर्ग की दायनीय स्थिति को बखूबी दर्शाती है। तमाम से रचनाएं लिखी। पूंजीवाद पर प्रहार भी इनकी रचनाएं करती है। उनकी प्रसिद्ध कविता है कुकुरमुत्ता, जो पूंजीवाद की एक प्रकार से वो एकदम से चिथड़ा उड़ा करके रख देती है। वो कुकुरमुत्ता में कहा गया, अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, जो तूने पाई रंगो आप, जो खुशबू है तुम्हारी कहां से आई। गुलाब यहाँ पर पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व है, और कुकुरमुत्ता जो ऐसे जम जाता है घूर पर, जहां से गंदगी होती वहां पर जम जाता है कुकुरमुत्ता, वो चीजें। पूंजीवादी व्यवस्था पर करारा व्यंग है रचना ये। इसमें गुलाब पूंजीपति का और कुकुरमुत्ता सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग का प्रतीक है। गुलाब को एक प्रकार लोग सींचते, घर पर बैठाते, फिर भी तो उसमें कांटे लगे रहते हैं। कुकुरमुत्ता एकदम सॉफ्ट होता है, नरम स्वभाव का होता है, जो अपने आप जम जाता है, इसको किसी की बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यथार्थवाद का भी चित्र यहाँ पर खूब मिलता है। निराला ने कल्पना लोक से बाहर निकल करके समाज की कड़वी सच्चाई को शब्दों में पिरोया है। वह तोड़ती पत्थर कविता में तपती धूप में बैठी वह श्याम कलर की कन्या, काम करती महिला का वर्णन यथार्थवादी प्रगतिवाद का अनूठा उदाहरण है। वो लिखने पर मजबूर हो जाते हैं उस कन्या के बारे में। ऐसे है निराला में विद्रोह की भावना भी है। निराला का स्वभाव विद्रोही था। उन्होंने रूढ़ियों और अन्यायपूर्ण सामाजिक बंधनों को तोड़ने का आह्वान किया, और चाहे वो मुक्त छंद की कविता लिखने की बात हो, चाहे वो छायावाद की एक प्रकार से जो स्थूलता की मानसिकता है, सूक्ष्मता की मानसिकता है, उससे एक कदम आगे बढ़कर के प्रगतिवाद के विचारों को अपनाने की बात हो, निराला उसमें पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि निराला का काव्य केवल भावनाओं का काव्य नहीं है बाबू, बल्कि वह समाज को बदलने की चेतना पैदा करता है। उनकी प्रगतिशीलता ही उन्हें महाप्राण बनाती है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका, अष्टछाप से आप क्या समझते हैं? इसके किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। अष्टछाप, देखिए अष्टछाप भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा के 8 प्रमुख कवियों का एक समूह था, जिसकी स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। जो कि ये विट्ठलनाथ कौन है? विट्ठलनाथ गोस्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य की बात की है तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करी थी उन्होंने, जिसके प्रथम कवि या जिसके प्रमुख कवि थे सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों को इकट्ठा किया और 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी अष्टछाप की। ये 8 कवि जो थे, एक श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहीं पर एक प्रकार से 8 पहर होता है एक दिन में, 8 पहर में सेवा करने के लिए 8 कवियों को चुना था, जो कृष्ण भक्ति की सेवा करते थे और उनके पद का गायन किया करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसीलिए एक प्रकार से यहाँ पर आपको इन चीजों को दिखाई पड़ता है। श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन और सेवा करते रहते थे 8 पहर, इसीलिए 8 अष्टछाप के कवियों को इन्होंने इकट्ठा किया था। संरचना, इसमें 4 शिष्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे। ठीक है, प्रमुख कवि की बात की तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का सबसे प्रमुख स्थान है और शिरोमणि माने जाते हैं। उनके अतिरिक्त कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास आदि जो है, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सारे कवि जिसमें रहे। इन कवियों ने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का ऐसा सुंदर गान किया है कि आज भी वे साहित्य में बेजोड़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका आ चुका है लघु उत्तरीय का, है 3 ही क्वेश्चन पेपर में, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ प्रश्नों को रख दिया हूँ। सूफी काव्य प्रेमाश्रयी शाखा की इन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रेमाश्रयी शाखा, देखिए भक्ति काल के निर्गुण धारा के अंतर्गत सूफी काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है मानवीय प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति, यानी कि प्रेम एक स्त्री पुरुष करेगा, लेकिन जो है फिर बाद में उसको एहसास होगा कि इतना प्रेम अगर मैं भगवान से करता तो शायद मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। ठीक है, तो सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक प्रेम कहानियों जैसे पद्मावत के माध्यम से अलौकिक यानी ईश्वर के प्रेम को एक प्रकार से दर्शाने का काम यहाँ पर किया है। ठीक है, और ईश्वर की
प्राप्ति का मार्ग भी बताया है। यहाँ प्रेम ही साधना का मूल आधार है, इसलिए इसको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा कहा जाता है। दूसरी बात है मसनबी शैली का प्रयोग। ठीक है, सूफी काव्य का प्राय फारसी की मसनबी शैली में लिखे गए हैं, जिनमें ईश वंदना यानी ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति और तत्कालीन शासक की प्रशंसा की है। पैगंबर कौन है? इस्लाम धर्म के कुछ जो पूजनीय लोग होते हैं, जो कि अल्लाह के पैगंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि संदेशवाहक होते हैं वो। ठीक है, कवियों ने अधिकांशतः अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी इसके सबसे बड़े कवि हैं। ठेठ अवधी का सबसे अच्छा प्रयोग करते हैं, मसनबी शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये विशेषता हो गई। छठा क्वेश्चन आपका आ चुका है, बिहारी सतसई की भाषा और शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखिए, बिहारी रीतिकाल के महान कवि हैं बिहारी जी। एकमात्र रचना उनकी है बिहारी सतसई, जिसमें 713, 719 या 721 दोहे बताए जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे लेकिन घाव करें गंभीर। ठीक है, यानी ऐसे कवि हैं बिहारी लाल, जिनके दोहे जो होते हैं तो छोटे, लेकिन अगर इनकी व्याख्या करने पर कोई व्यक्ति बैठ जाए, 10-10 पन्ने में, 5-5 पन्ने में इनकी व्याख्या ही होती रहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाषा की अगर बात करें तो बिहारी ने ब्रज भाषा का अत्यंत परिष्कृत और साहित्यिक रूप प्रयोग किया है। उनकी भाषा शब्द में शब्द चयन बहुत ही सटीक है, और जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य इनका छिपा रहता है, और बड़ी जबरदस्त तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको समझना एक प्रकार से थोड़ा सा कठिनता का अनुभव करना जैसा होता है इनके, लेकिन इनकी रचनाओं को अगर आपने समझ लिया, मजा आ जाएगा। शैली, बिहारी ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने दोहा जैसे छोटे छंद में बहुत बड़ी बात कहने की कला आपको मिलती है बिहारी में। गागर में सागर भरना इसी को कहा जाता है। उनकी शैली में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है किसमें? बिहारी लाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है लघु उत्तरीय का। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का हिंदी साहित्य में क्या महत्व रहा, बताएं। देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि ही नहीं बल्कि छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। कामायनी हिंदी साहित्य का छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, और रामचरितमानस जैसा बाद में, जैसे रामचरितमानस जैसा ग्रंथ फेमस है, ऐसे ही आधुनिक काल में जो है ये ग्रंथ फेमस हुआ है, महाकाव्य कामायनी। जो मेरे पास दोनों ग्रंथ है, रामचरितमानस भी है और कामायनी भी है। ठीक है, और कामायनी में 15 सर्ग है, चिंता सर्ग से शुरू होता है और उसके बाद में आनंद सर्ग पर जाकर खत्म होता है। महत्व इसका यह है कि यह मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। इसमें मन श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से आनंदवाद की स्थापना की गई है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। व्यक्ति चिंता से शुरू, यानी चिंता सर्ग पहला सर्ग है। देखो कितनी मनोवैज्ञानिक, चिंता सर्ग से शुरू करके और लास्ट सर्ग जो इसका होता है वो होता है आनंद सर्ग। ठीक है, आनंद सर्ग पर जाकर खत्म होती है, यानी कि मनुष्य चिंतित होकर के शुरू होता है और वो आनंद पर जाकर के खत्म होता है, यानी कि सुखांत नाटक या सुखांत जो है यहाँ पर चीजें है। 15 सर्ग में बटी हुई रचना है। कामायनी केवल एक काव्य ग्रंथ नहीं बल्कि यह एक महान दर्शन है, जो आधुनिक युग के द्वंद्वों और संघर्षों के बीच मनुष्य को शांति और संतुलन का मार्ग दिखाता है। प्रसाद जी ने अपनी इस कृति के माध्यम से हिंदी भाषा की काव्य क्षमता को शिखर पर पहुंचा दिया, और बड़ी जबरदस्त तरीके से यह रचना लिखी गई है। मजा आ जाता है पढ़ने में। देखिए, जैसे क्या है रचना के एक बोल में पढ़ता हूं। नील परधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसी रचनाएं लिखने का प्रयास किया। छायावाद के वो नायक ही नहीं बल्कि मेरे हिसाब से पूरे के पूरे आप देखते हैं आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद जितने अच्छे कवि उतना अच्छा कवि कोई दूसरा नहीं रहा। 8वां प्रश्न, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच अंतर क्या है, बताएं। देखिए, ये दोनों आधुनिक काल की महत्वपूर्ण काव्यधाराएं हैं, लेकिन इनमें गहरा अंतर ये है, प्रगतिवाद बेटा जो होता है 1936 से लेकर के 1943 तक चलता है। प्रगतिवाद यह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। यह समाज मुख्य है और कवि शोषित वर्ग यानी मजदूर और किसान के साथ रहता है। मजदूर और किसान की समस्याओं को एक प्रकार से बताता है। मजदूर किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाई पड़ता है और मजदूर और किसान को अपनी बाणी देता है। इसकी भाषा सरल है और उद्देश्य सामाजिक क्रांति लाना होता है। प्रगतिवाद में क्या है? क्रांति लाना होता है, सामाजिक क्रांति लाना होता है और समाज में शोषण के प्रति एक प्रकार से शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव आपको दिखाई पड़ता है प्रगतिवाद में। जबकि प्रयोगवाद की बात की है तो अज्ञे इसके प्रवर्तक माने थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ठीक है, 1943 से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रयोगवाद में एक
रचना का प्रकाशन होता है बेटा एक क्या नाम है उसका, तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन होता है। उसी तार सप्तक के प्रकाशन से जो है शुरुआत होती है। किसकी? तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी, ठीक है। और इसमें जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जो है इसके संपादक थे। इसकी शुरुआत अज्ञे के द्वारा तार सप्तक के माध्यम से की गई। यहाँ समाज के स्थान पर व्यक्ति और उनके अहम को प्रधानता दी गई, यानी कि यहाँ पर जो समाज अभी तक इंपॉर्टेंस देते थे लोग, अब व्यक्ति और उनके अहम को महत्वता दी जाने लगी प्रयोगवाद में। यहाँ पर नए नए प्रयोग भी सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसमें भाषा, यानी कि इसमें आधुनिक प्रयोगवाद में भाषा, शिल्प और प्रतीकों को नए नए प्रयोग किए गए हैं। प्रगतिवाद जहां बाहरी दुनिया को देखता है, वहीं प्रयोगवाद मनुष्य के अंतर्मन की उलझनों का चित्रण करता है। यही अंतर मुख्य रूप से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में यही अंतर है कि प्रगतिवाद बाहरी समाज को बताता है, जबकि प्रयोगवाद जो होता है अंतर्मन की बात बताता है। प्रयोगवाद पर विदेशी विद्वान है एक सिगमंड फ्रायड, उनका प्रभाव आपको दिखता है, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। खास करके अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, इन सभी कवियों पर आपको दिखाई पड़ता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ये इनकी रचनाएं मनोवैज्ञानिक आपको दिखती हैं, जबकि आपको प्रयोग प्रगतिवाद में देखेंगे तो वहां पर समाज का चित्रण किया गया है, यहाँ पर आपकी व्यक्ति के अंतर्मन का चित्रण किया गया है। ये अंतर आपको दिखाई पड़ता है। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो व्याख्या वाला भाग देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर इन चीजों को समझने से पहले मैं आपको अभी ये नहीं बताया कि इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा। आपको एसएमएस करना है 9984 039 139, इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है। पुराना नंबर बेटा बंद हो गया है 9161 वाला, इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना। क्या आपको अपना नाम एसएमएस करना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के समय क्लास जो है जो मिल रही है मात्र 150 रुपए में मिल रही है। रिपब्लिक डे का ऑफर भी चल रहा है आपका, यानी कि जो बच्चा 150 रुपए फीस पेमेंट करेगा तो उसके लिए फीस जो है मात्र 150 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि आपको इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स मिल जाएगा, प्लस में सेकंड सेमेस्टर की 6 महीने तक की उसकी तैयारी भी हो जाएगी। इसमें कौन सा सभी सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनके सभी के बेसिकली नोट्स और क्लासेस सब कुछ आपको मिलती रहेंगी, बारीकी के साथ चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपको फीस कैसे जमा करनी है। जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको अगर केवल फर्स्ट सेमेस्टर का जुड़ना है तो 100 रुपए फीस है एक सेमेस्टर। केवल फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जो मॉडल पेपर का नोट्स है, प्रीवियस पेपर का, साल में पेपर है पूरा का पूरा, सब कुछ आपको कैसे 4-5 प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा, उसको पढ़ कर चले जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका 100 रुपए मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का विथ को करिकुलर, यानी कि फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन हो चाहे फर्स्ट एड हो। ठीक है, और अगर केवल सेकंड सेमेस्टर का जोड़ेंगे अभी से, तो केवल सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बन चुका है, लेकिन क्लास अभी शुरू नहीं, क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, केवल सेकंड सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए है, लेकिन अगर दोनों का एक साथ जो बच्चा लेता है उसकी फीस मात्र और मात्र 150 रुपए में मिल जाएगी। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके घर में कोई चलाता है आप उससे भी फीस जमा करवा सकते हैं और कोई इशू नहीं है इसमें। आपको जो है पूरी, जैसे जिस ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा वहां पर जो है जैसे गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आपको पढ़ना है, यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। यानी कि मेजर आपका मेजर प्रश्न, मेजर माइनर सभी का आपको मिलता रहेगा, को करिकुलर का भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाता है। ठीक है, ग्रुप में। क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, और मैं क्लास आपको बताया ही नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, हालांकि आपका हो ही गया है। चलिए एक आध दो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं व्याख्या वाले को भी दिखा देता हूँ, ताकि व्याख्या भी आपकी क्लियर हो जाए थोड़ा सा। बाकी मैंने बहुत सारे प्रश्न को बता दिया व्याख्या में। ये देखिए, मिले ही रहस्य सब चढ़ई ही डोरी, मिले ही रहस्य सब चढ़ई ही डोरी, और झूल लिए है सुख बारी भोरी, और झूल लिए हो नई हर जब ताई, फिर नहीं झूलन दे ही साई, पुनि सासुर ले राख ही ताहा, नैहर चाह न पाऊब जहा, कितिया धूप कहाँ यह छा, रहब सखी बिन मंदिर माह। ये पंक्तियां किसकी बेटा, ये पंक्तियां जो है छायावाद, सॉरी, ये पंक्तियां है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के उन्नायक, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये बात आप किसकी रचना है बेटा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, उसी की पंक्तियां हैं। इसकी संदर्भ की अगर मैं बात करूं, संदर्भ भी आपको बताने का प्रयास करता हूं, फिर मैं व्याख्या भी करता हूं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूफी काव्यधारा के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के मानसरोदक खंड से उद्धृत हैं। प्रसंग क्या है बेटा, प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में जल क्रीड़ा कर रही हैं। यहाँ सखियां आपस में मायके के सुख और ससुराल की भावी पराधीनता की चर्चा कर रही हैं। चर्चा कैसे करती हैं, आइए मैं इसको आपको एक एक करके एक एक लाइन का
आपको व्याख्या बताने का प्रयास करता हूँ। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, आसानी से चीजों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आप देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके की चीजें बताई गई हैं। व्याख्या लिखी, जायसी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिले ही रहस्य सब चढ़े हिडोरी झूल ले हो सुख बारी भोरी। यानी कि जायसी जी वर्णन करते हैं चीजों का, कहते हैं, क्या कहते हैं जायसी जी, कि सभी सखियां एकांत में मिल करके झूले पर चढ़ रही हैं और अपने बचपन के खेल कूद का आनंद ले रही हैं। कहते कि सभी लोग जो है यहाँ पर अब झूला झूल लो, मौज मस्ती कर लो, क्योंकि जो है अब ऐसा दिन दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। जब तक नैहर में हो तब तक एंजॉय कर लो, मौज मस्ती कर लो, और जब शादी हो जाएगी तो फिर सास ससुर और पति कहीं पर आने जाने नहीं देंगे, ऐसा सुख फिर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसी सखियां फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। पद्मावती अपनी सखियों से कहती कि हे सखियों, जब तक हम अपने नैहर मायके में है तब तक जी भर के झूल लो, आनंद कर लो, क्योंकि एक बार जब पति ने ससुराल के घर चले जाएंगे तो हमको झूलने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यही सब चीजें हैं। कहती झूल लियो नैहर तक जाई, फिर नहीं झूलन दे साई, ठीक है, फिर नहीं झूलने देगा हमारा पति। पुण्य सासुर ले राखई ताहा, नैहर चाह न पाऊब जहां। कहा थी आगे कि ससुराल में हमें अनुशासन में रहना होगा, वहां मायके जैसी स्वतंत्रता नहीं होगी, वहां सखियों का साथ नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वहां पर सास ससुर साथ में होंगे, सखियां नहीं मिल पाएंगी। कित यह धूप कहाँ यह छाहू, छाह रहब सखी बिन मंदिर माह। कबिया यहाँ पर ये कहती हैं, क्या कहती हैं, कि जो है स्वच्छंद भाव से हमको यहाँ पे विचरण करना है, फिर चार दीवारी में, आज धूप हम बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, वहां पर चार दीवारी में हमको रहना पड़ेगा, तो किस तरीके से हम वहां पर मंदिर माही मतलब कि घर में रहना पड़ेगा, चार दीवारी में रहना पड़ेगा, यहाँ पर जब तक है तब तक एंजॉय कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जब ससुराल में, जैसे अभी तक जब एक लड़की रहती है तो लड़की स्वच्छंद होकर कहीं पर घूमे, लेकिन जब उसकी शादी फिक्स हो गई है, शादी तय हो जाती है, नैहर में चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, तो फिर उस पर कहीं ना कहीं पे वो किसी खानदान की बहू बन जाती है। तो जो स्वच्छंदता उसको शादी से पहले रहती है, शायद वह स्वतंत्रता उसको शादी के बाद नहीं मिल पाती है। इसी का वर्णन यहाँ पर मलिक मोहम्मद जासी जी ने कहते हैं। यहाँ पर विशेष दो बातें इस पंक्तियों में ये है बेटा, विशेष ये बातें हैं कि वह चीजें, यहाँ नैहर संसार और ससुराल परलोक का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। परलोक में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन संसार यहाँ पर जो ससुराल है, संसार नैहर, यहाँ पर सुख आप भोग लीजिए। दूसरी बात, अवधि भाषा और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग अच्छा किया गया है। आगे देखते हैं, अगला आपका आ चुका है, ये पंक्तियां हैं। स्वर्ण सुख सी सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, बिहक कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भूनभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन, ठीक है। ये पंक्तियों के संदर्भ की बात की लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावाद के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता मौन निमंत्रण से ली गई हैं। प्रसंग है कि कवि प्रकृति के सौंदर्य को देख करके विस्मित है, उसे लगता है कि प्रकृति के इन दृश्यों के पीछे कोई रहस्यमयी सत्ता यानी ईश्वर छिपी हुई है, जो चुपके से उसे अपनी ओर बुला रही, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, ठीक है। तो ये आप देखते हैं छायावाद की विशेषता है रहस्यवाद, वह यह रहस्यवाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं पंत जी बेटा इस पंक्तियों के माध्यम से? पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं पंत जी, लिखेंगे बेटा। पंत जी यहाँ पर कहते हैं कि स्वर्ण सुख सी सौरभ में भोर, विश्व को देती जब बोर, ठीक है, कि जब सुबह की सुनहरी आभा जो होती है, स्वर्ण सुख सी सौरभ में भोर, भोर माने सुबह, विश्व को देती जब बोर, जब सूर्य की किरणें जो होती हैं, सुबह की सुनहरी आभा सुख और सुगंध पूरे संसार को सरोबोर कर देती है, डुबा देती है। और पंछी बिहक कुल की कलकंठ हिलोर, पंछियां अपने गुंजार कर रही हैं, ठीक है, मिला देती भूनभ के छोर, यानी कि जब पंछियों का मधुर कलरव आकाश और धरती के मिलन जैसा प्रतीत होता है, उस समय न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन, उस समय न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरी अलसाई हुई आंखों को खोल देती है और मेरे भीतर के मौन को तोड़ करके मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। कवि को लगता है कि प्रकृति के माध्यम से वह अज्ञात सत्ता उसे संकेत कर रही है कि उठो, ठीक है, ये बात आप ध्यान, यानी प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है और बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चीजों को दिखाया गया है, ठीक है। व्याख्या आप लिख सकते हैं। विशेष बात इसमें यह है कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, भाषा का तत्सम प्रधान खड़ी बोली यहाँ पर आपको दिखाई पड़ी है, कविता में जिज्ञासा और रहस्यवाद का पुट आपको दिखाई पड़ता है। अगली व्याख्या आपका, चरणधर चिंता कर नींद अभाव शोर, सुबह को तो सुधत कवि व्यभिचारी चोर, मैंने आपको इसका उदाहरण बता ही दिया था। यह पद्यांश रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल
या बिहारी लाल का ही है, ठीक है। शैली आपकी दूसरी हो सकती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बिहारी लाल, ठीक है। बिहारी लाल की जो है, बिहारी लाल का है ये। यहाँ पर श्लेष अलंकार के माध्यम से ही शब्द सुवर्ण के 3 अलग अलग अर्थों को कवि, कामुक व्यक्ति और चोर के संदर्भ में जो है सुवर्ण का प्रयोग किया गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि पैर रखते ही चिंता बढ़ जाती है और शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति 3 लोगों की होती है जिनको एक प्रकार से पैर रखते ही चिंता बढ़ जाती है और शोर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसको? चोर को, कवियों को और व्यभिचारियों को, ठीक है। उनको सन्नाटे में चीजें लिखना अच्छा लगता है। कवि, वह कविता रचते समय सुवर्ण यानी कि अर्थात सुंदर वर्ण यानी शब्दों को खोजता है। व्यभिचारी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? कामुक, वह हमेशा सुवर्ण अर्थात सुंदर रंग रूप वाली स्त्री की तलाश में रहता है। और चोर, ये हमेशा अंधेरे में सुवर्ण यानी कि सोने यानी गोल्ड को ढूंढता फिरता रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। विशेष तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ सुवर्ण शब्द में प्रसिद्ध श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया, इस विशेष में आप लिख सकते हैं। अगला पद्यांश आपका है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्याम नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उस उमस से व्याकुल तिक्त मधुर बिस्तंत खोजते, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक युग के प्रगतिवादी कवि है नागार्जुन के द्वारा रचित हैं। बादल को घिरते देखा है कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य और वहां के मानसरोवर के पास के वातावरण का यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि कहता है, नागार्जुन जी कहते हैं, उन्होंने ऊंचे हिमालय की चोटियों पर स्थित छोटी बड़ी अनेक झीलों को देखा है। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर यानी कि वर्षा ऋतु की उमस और गर्मी से परेशान होकर जब मैदानी इलाकों से हंस इन झीलों के शीतल और नीले जल में आते हैं तो वहां पे क्या होता है? पावस की उमस से व्याकुल, पावस पावस मैंने गर्मी की उमस से व्याकुल होकर के तिक्त मधुर बिस्तंत खोजते यानी कि ठंडा इलाका खोजते हुए हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहते हैं हंस इन झीलों के शीतल और नीले नीले जल में आते हैं तो वे कमलों के रेशों यानी बिस्तंतु, कमल का रेशा को बिस्तंतु कहा गया, उसको खोजते हुए फिरते हैं। कभी कहता है कि उसने अपनी आंखों से हिमालय की चोटियों पर बादलों को उमड़ते और घुमड़ते देखा है। यह बादल को घिरते देखा कविता से उद्धृत है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कविता यहाँ पर आप देखते हैं, कविता में प्रकृति का सजीव और यथार्थ चित्रण खींचा गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के बावजूद भाषा का प्रवाह यहाँ पर बड़ा जबरदस्त किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो प्रश्न आपके हैं ये सब मैं चर्चा करता रहूंगा आगे। तो कबीर के कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, प्रमाणों के साथ स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका उत्तर लिख ही पाएंगे। आप आसानी से देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ में दीर्घोत्तरी के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा विस्तार से मैं बता दूंगा आगे अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।